दानिश से शादी के बाद रुखसार ने आज पहली बार अपने ससुर को देखा था। उनके बालों का रंग अभी भी काला ही था और उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बूढ़े इंसान हैं। उनके कमरे में रुखसार को आने की सख्त मनाही थी। खाना पीने का जो भी सामान बनता था वो सामान भी रुखसार उनके कमरे के दरवाजे पर रखकर आ जाती थी। लेकिन आज एकदम से सब बदल गया था। रुखसार उनके ही कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके ससुर वहीं चारपाई पर पड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी जिंदगी के बस कुछ लम्हे ही बचे हैं। इनको अब तक डॉक्टर को लेकर आ जाना चाहिए था। अब्बू की हालत और भी खराब होती जा रही है और फिर ऊपर से मौसम भी इतना खराब है। रुखसार ने परेशान होकर कहा। अपने ससुर को देखा जिनकी आंखें पथराने लगी थी। तभी अचानक से लाइट चली गई। इस लाइट को भी अभी ही जाना था। ये कहकर रुखसार लैंप चलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ससुर और उसके अलावा कोई तीसरा शख्स भी उस कमरे में मौजूद है। कौन है यहाँ? रुखसार ने धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके ससुर अब ज्यादा कराहने लगे थे। तभी उसे अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। रुखसार घबरा कर थोड़ा पीछे हट गई। तभी बिजली के चमकने से चंद लम्हों के लिए वो कमरा रोशन हुआ और रुखसार ने अपने सामने काले लिबास में एक बहुत लंबी औरत को देखा, जिसकी कमर रुखसार की तरफ थी और चेहरा उसका ससुर की तरफ था। रुखसार ये देखकर चीख मारकर पीछे जा गिरी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बाहर से रुखसार का शौहर दानिश कमरे के अंदर आ गया। उसके साथ डॉक्टर भी थे। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च की रोशनी से रुखसार को नीचे गिरा हुआ देखा। रुखसार, तुम यहाँ नीचे कैसे गिर गई? दानिश ने ये कहकर रुखसार को सहारा देकर उठाया। वो मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था, रुखसार ने घबराते हुए कहा। इन सब के लिए अभी वक्त नहीं है, जल्दी से इस कमरे में रोशनी करो, दानिश ने कहा। रुखसार ने अपने कांपते हाथों से जल्दी से उस लैंप को जलाया। धीरे धीरे लैंप की रोशनी से उस कमरे में उजाला होने लगा। डॉक्टर साहब, ये मेरे वालिद हैं। आज अचानक ही इनकी तबीयत खराब हो गई। दानिश ने अपने अब्बू की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से कहा। मुझे चेक करने दीजिए, डॉक्टर ने कहा और दानिश के अब्बू की नब्ज देखने लगा। डॉक्टर ने देखा तो उनके हाथ में नब्ज नहीं थी और हाथ में एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मुझे माफ़ कीजिए जनाब, लेकिन ये अब नहीं रहे। इन्हें मरे हुए भी 10-12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, डॉक्टर ने कहा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मैं आपको लेने गया था तब तक ये जिंदा थे। ज़रूर आपको कुछ गलत फहमी हुई है, दानिश ने चौंकते हुए कहा। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। इनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, डॉक्टर ने कहा। दानिश ये सुनकर सदमे में आ गया। हिम्मत से काम लीजिए, डॉक्टर ने दानिश का कंधा थपथपाते हुए कहा। अब मैं चलता हूं, डॉक्टर ने कहा और वहां से चला गया। दानिश और रुखसार एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। हिम्मत कीजिए, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, रुखसार ने दानिश के आंसू पोंछते हुए कहा। समझ नहीं आता कि अब्बू ऐसे कैसे अचानक से हमें छोड़कर चले गए, दानिश ने कहा। तभी बाहर से कुछ भारी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हवेली का दरवाज़ा तोड़ना चाहता हो। ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? रुखसार ने पूछा। रुको, मैं देखता हूँ, दानिश ने कहा और हाथ में टॉर्च ले ली। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, रुखसार ने कहा। रुखसार, तुम यहीं रुको, दानिश ने कहा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, रुखसार ने थोड़े खौफ के साथ कहा। ठीक है चलो, दानिश ने कहा। दोनों सीढ़ियों से नीचे आए। उस दरवाजे पर अभी भी आवाज़ें हो रही थी। कौन है बाहर? दानिश ने दरवाजे के पास आकर ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाजे पर होने वाली आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। तभी बिजली भी आ गई और हवेली बिजली के बल्बों से रोशन हो गई। दानिश ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। बाहर तो कोई भी नहीं है, दानिश ने थोड़ा परेशान सा होकर कहा। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने ऊपर अब्बू के कमरे में एक औरत के साय को भी देखा था, रुखसार ने लगभग रोते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दानिश ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। चलो ऊपर चलते हैं, वैसे भी हमें सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, दानिश ने कहा और रुखसार का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। वो लोग जब ऊपर आए तो कमरे की हालत देखकर उन दोनों के होश फाख्ता हो गए। दानिश के अब्बू की लाश नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उनकी चारपाई ऊपर पंखे से लटकी हुई झूल रही थी और सामने दीवार पर खून से बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में कुछ लिखा हुआ था। दानिश उसे पढ़ने लगा। जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़ दो। दानिश के चेहरे पर यह पढ़कर मातम सा छा गया था। उसकी नज़र तुरंत अपने अब्बू पर पड़ी, जिनकी एक उंगली खून से सनी हुई थी। क्या हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? रुखसार ने पूछा। कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कोई है जो ये सब कर रहा है,
दानिश ने कहा और उसने भागकर बाहर से अपनी बंदूक उठा ली। तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, दानिश ने चिल्लाकर कहा। तभी उसे नीचे कोई जानवर सा भागता हुआ दिखाई दिया। दानिश ने उस पर बंदूक से फायर किया, लेकिन वो बंदूक की गोली उस जानवर के नहीं लग पाई। रुखसार, तुम यहीं रहना, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, दानिश ने कहा। रुखसार उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन घबराहट की वजह से उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। उसने फिर से टेढ़ी नज़र से उस पंखे से लटकी हुई चारपाई को देखा, जिसमें से 2 पैर अभी भी नीचे लटके हुए दिखाई दे रहे थे। दानिश उस जानवर को तलाशने के लिए नीचे चला गया। दानिश के नीचे जाते ही वो पंखा तेजी से घूमने लगा और साथ ही वो चारपाई भी घूमने लगी। रुखसार वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे कि वहीं जम गए थे। वो पंखा और भी तेज चलने लगा और रुखसार ने उस चारपाई पर उसी औरत के साए को देखा। तभी वो चारपाई तेजी से पंखे के साथ नीचे गिर पड़ी और रुखसार चीख मारकर बेहोश हो गई। दानिश नीचे आकर उस जानवर को देखने लगा, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सबसे आखिरी वाले कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और वहां से किसी के घुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। वो जानवर ज़रूर उसी कमरे में होगा, दानिश ने कहा और फिर अपनी बंदूक लेकर उधर की तरफ बढ़ गया। दानिश जैसे जैसे उस कमरे के पास आने लगा, वैसे वैसे उसे उस कमरे से आने वाली आवाज़ें भी बढ़ती जा रही थी। दानिश उस कमरे के पास पहुंचा और उसने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ लिया और फिर तेज़ी से अंदर घुसा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अजीब बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, दानिश ने कहा। तभी उसे ऊपर से रुखसार के चीखने की आवाज़ आई। रुखसार, ये कहकर दानिश तेजी ऊपर की तरफ भागा। उसने ऊपर आकर देखा तो वो रुखसार वहीं उसके अब्बू के कमरे के दरवाजे पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पास ही वो पंखा और पलंग पड़ा हुआ था। या खुदा, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, दानिश ने कहा और फिर रुखसार को होश में लाने के लिए अंदर पानी लेने चला गया। अंदर उसके अब्बू अभी भी ऐसे ही पड़े हुए थे। अंदर से वो पानी लेकर आया और फिर रुखसार के चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। कुछ ही देर बाद रुखसार को होश आ गया। रुखसार, तुम ठीक तो हो ना, दानिश ने रुखसार को होश में आता देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ ज़रूर कोई साया है। जैसे अब्बू को मार डाला वैसे ही वो हमें मार देगी, रुखसार ने घबराते हुए कहा। हिम्मत से काम लो रुखसार, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, दानिश ने कहा। तभी दानिश को अपने अब्बू के कमरे से वैसे ही गुर्राने की आवाज़ आने लगी। दानिश ने रुखसार को चुप रहने का इशारा किया और अपनी बंदूक उठाकर अपने अब्बू के कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने देखा तो एक छोटा सा इंसान नुमा जानवर उसके अब्बू का खून पीने में लगा हुआ था। उसे देखकर दानिश का दिल तेजी से धड़कने लगा। दानिश ने उस पर बंदूक चला दी तो वो तेजी से कूदता हुआ कमरे से बाहर भाग गया और छत पर चला गया। दानिश भी उसके पीछे पीछे छत पर जा पहुंचा। दानिश ने छत पर पहुंचकर देखा तो वो अजीब सा जानवर सामने नहीं हुआ और वो कुछ ही देर में जंगल में घुसकर गायब हो गया। दानिश फिर नीचे आ गया। रुखसार वहीं गुमसुम सी पड़ी थी, जंगलों की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ा। दानिश ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन उसका कुछ फायदा। मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, दानिश को देखते ही रुखसार ने कहा। कल पहले अब्बू को सुपुर्द-ए खाक कर दें, उसके बाद हम इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, दानिश ने कहा। चलो अब अंदर चलकर अब्बू को देखते हैं, दानिश ने कहा और फिर रुखसार के साथ अपने अब्बू के कमरे में आ गया। उसके अब्बू का शरीर जर्द पड़ चुका था। उस जानवर ने इनका पूरा खून निचोड़ लिया है। पता नहीं वो जानवर यहाँ पर कहाँ से आ गया, दानिश ने कहा और फिर अपने अब्बू के बेजान जिस्म को रुखसार की मदद से बिस्तर पर रख दिया। बाहर फिर से तेज तूफान शुरू हो गया था। दानिश ने उस कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे को अच्छे से बंद कर दी और फिर बंदूक लेकर दरवाजे के सहारे ही बैठ गया। रुखसार भी दानिश से सिमट कर बैठ गई। बाहर तूफान बहुत तेज था। ऐसा लगता था कि जैसे हवेली के सारे खिड़की और दरवाजे टूटने वाले हों। फिर पता नहीं कब दानिश और रुखसार को नींद आ गई। सुबह को दानिश की नींद खुली तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। वो उठा तो उसने देखा कि रुखसार अभी भी गहरी नींद में ही थी। दानिश की नज़र फिर अपने अब्बू के बिस्तर पर पड़ी तो वो बिस्तर बिल्कुल खाली था। दानिश ने कमरे में सब तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके अब्बू का बेजान जिस्म खिड़की से लगा हुआ खड़ा था। दानिश अपने अब्बू के पास आया तो देखा उसके अब्बू की आंखें बिल्कुल फैल गई थी और उनकी नज़रें वही सामने जंगल की तरफ थी। अब्बू! दानिश ने अपने अब्बू को हाथ लगाया तो उसके अब्बू का बेजान जिस्म एकदम से नीचे गिर पड़ा। उनका चेहरा इतना भयानक हो रखा था कि दानिश से नहीं देखा जा रहा था और फिर दानिश ने पास से चादर उठाकर अपने अब्बू के जिस्म पर डाल दी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, दानिश ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसने फिर रुखसार को नींद से उठाया। रुखसार उठो, मैं ज़रा मस्जिद तक जा रहा हूँ, एक बार अब्बू के लिए ऐलान करवा देता हूँ, फिर सब आ जाएंगे और फिर हम इस हवेली को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाएंगे, दानिश ने कहा। लेकिन मैं यहाँ अकेले ऐसे नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, रुखसार ने थोड़ा घबराते हुए कहा। ठीक है, तुम इतना हवेली के बाहर खड़ी रहकर मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ, दानिश ने कहा और वहाँ से तेजी से निकल गया। दानिश मस्जिद में ऐलान करवा कर वापस आ गया, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करवाने के बाद भी उस गाँव से वहाँ कोई भी नहीं आया।
मुझे नहीं लगता है कि कोई आएगा। वैसे भी ये हवेली और इस हवेली में रहने वाले लोगों से बाकी के गांव के लोग पता नहीं क्यों दहशत खाते हैं, दानिश ने थोड़ी मायूसी से कहा। उसके बाद उसने खुद ही सारी तैयारी करी और हवेली के पीछे पड़ी जमीन पर अपने अब्बू को सुपुर्दे खाक कर दिया। दानिश वहां से वापस हवेली में आ गया। रुखसार वहीं हवेली के दरवाजे के पास सिमटी हुई बैठी थी। रुखसार, जो भी सामान ले जाना है उस सामान को बांध लो, हम कल जल्दी ही इस हवेली को छोड़ देंगे, दानिश ने रुखसार से कहा। रुखसार ने सामान समेटना शुरू कर दिया। उधर दानिश ने भी सब तैयारी कर ली थी। उसने अपनी हवेली में मौजूद पुरानी बग्घी निकाल कर तैयार कर ली थी और साथ ही एक घोड़ा तैयार कर लिया था। इन सब में ही शाम होने को आ गई थी। दानिश वापस रुखसार के पास आ गया। अब जाना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा करते हैं कि ये रात इसी हवेली में काट लेते हैं, दानिश ने कहा। ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, रुखसार ने कहा। शाम होने से पहले ही दोनों एक कमरे में आकर बैठ गए। दानिश ने अपनी बंदूक वहीं अपने पास रख ली। चाहे जो हो जाए, आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, रुखसार ने दानिश से कहा। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दानिश ने कहा। शाम होते ही जंगलों में से आने वाली गीदड़ों की आवाज़ें तेज होने लगी। रुखसार और दानिश दोनों उस कमरे के कोने में दुबके हुए बैठे थे। किसी भी आहट को सुनकर दोनों के कान एकदम से खड़े हो जाते थे, लेकिन कुछ देर बाद दोनों की पलकें भारी होने लगी। रुखसार पहले ही सो चुकी थी। दानिश ने जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गहरी नींद में सो गया। आधी रात में अचानक से हवा के एक तेज झोंके से उनके कमरे की खिड़की का जंगला एक ही झटके में टूट कर जा पड़ा। उसकी तेज आवाज से दानिश और रुखसार चौंक कर नींद से हड़बड़ाकर उठ गए। ये आवाज कैसी थी? रुखसार ने घबरा कर पूछा। शायद बाहर बहुत जोरों का तूफान आ रहा है, इसी वजह से ये खिड़की का जंगला टूट गया है, दानिश ने कहा। जो भी है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है, रुखसार ने सिकुड़ते हुए कहा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, दानिश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी अचानक लाइट चली गई और फिर सब जगह अंधेरा छा गया। कमरे के अंदर से फिर से वहीं गुर्राने की आवाज आने लगी। रुखसार, जल्दी से यहाँ रोशनी करो, दानिश ने घबराते हुए कहा। रुखसार ने जैसे तैसे लैंप जलाया। दानिश ने उस लैंप की रोशनी में देखा तो वहीं इंसानुमा जानवर उसी टूटी हुई खिड़की पर बैठा हुआ दानिश और रुखसार को घूर रहा था। दानिश ने भागकर अपनी बंदूक उठा ली और उस पर फायर कर दिया और वो इंसानुमा जानवर गुर्राता हुआ वहां से भाग गया। दानिश ने उस खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो उसे किसी ने धक्का दे दिया और वो चिल्लाता हुआ नीचे जा गिरा। ये सब देखकर रुखसार की चीख निकल गई। उसने हिम्मत करके उस खिड़की में से नीचे दानिश को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। रुखसार घबराते उस कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही रुखसार ने दरवाजा खोला, वैसे ही वो काले रंग के लिबास वाली औरत उसके सामने आ गई। रुखसार उसे देखकर पीछे हट गई। चली जाओ यहां से, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो, रुखसार ने चिल्लाकर कहा। लेकिन वो औरत धीरे धीरे रुखसार की तरफ बढ़ने लगी। दानिश को जब होश आया तो उसने देखा कि वो हवेली के पीछे पड़ा है। उसके सिर से निकला हुआ खून वहीं जमीन पर फैला पड़ा था। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था। दानिश को अपने पास कुछ आवाज आ रही थी। दानिश ने देखा तो वो इंसानुमा जानवर वहीं पास में बैठा हुआ उस जमीन पर फैले हुए खून को चाटने में लगा हुआ था। दानिश उसे देखकर घबरा गया। वो पीछे हटा तो उसके हाथ में उसकी बंदूक आ गई। दानिश ने वो बंदूक उठाई और उस इंसानुमा जानवर पर फायर कर दिया। उस इंसानुमा जानवर ने एक तेज डकार ली और वहीं पर ढेर हो गया। उस तेज डकार को सुनकर हवेली के अंदर उस औरत के पैर वहीं पर ठिठक गए। वो तेज से चिल्लाई और वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही रुखसार वहां से तेजी से नीचे की ओर बढ़ गई। उस इंसानुमा जानवर के मरते के साथ ही दानिश वहां से उठ गया और फिर चुपचाप हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी जो कि पूरी जगह गूंज रही थी। दानिश हवेली के पास पहुंचा तो उसे दरवाजे पर ही रुखसार मिल गई। रुखसार, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ अब और नहीं रुकेंगे, दानिश ने कहा और फिर रुखसार को लेकर उस बग्घी में सवार होकर उस हवेली से निकल गया। वो रोने की आवाज़ पूरी जगह गूंज रही थी और एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। ये रोने की आवाज़ कैसी है? रुखसार ने पूछा। नहीं जानता, लेकिन कोई था जिसे मैंने अपनी बंदूक से जरिए मार दिया है, दानिश ने कहा। दानिश के सिर के जख्म से तेज दर्द था, लेकिन वो हर हाल में वहां से निकलना चाहता था, इसीलिए उसने रुखसार को भी अपनी चोट के बारे में नहीं बताया। थोड़ी ही देर बाद गांव पार हो गया और अब जंगल का इलाका शुरू हो गया था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी कुछ दूर जाकर बग्घी अचानक से रुक गई और उसमें बंधा घोड़ा तेजी से हिनहिनाने लगा। दानिश ने देखा तो जंगल में दोनों तरफ कुछ चमकीली आंखें उन्हें ही घूर रही थी। रुखसार, तुम यहीं रहना, मैं देखता हूँ, ये कहकर दानिश बग्घी से उतरकर देखने लगा।
रुखसार को बग्घी के पीछे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई तो उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे सड़क पर एक धुंधला सा साया धीरे धीरे उनकी बग्घी की तरफ बढ़ रहा था। कसार उसे गौर से देखने लगी। इतने में ही वो साया तेजी से रुखसार के पास आ गया और रुखसार ने देखा कि वो साया वहीं लंबी औरत थी और उसके हाथ में वहीं इंसानुमा जानवर की लाश थी। उसने बग्घी के पास आकर रोना शुरू कर दिया और रुखसार दहशत की वजह से बग्घी से नीचे जा गिरी और वहीं पर बेहोश हो गई। उस रोने की आवाज़ से एक घोड़ा भी बिधक गया और उसने अपने आगे के दोनों पैर उठाकर दानिश के सीने पर मार दिए। दानिश एक चीख मारकर वहीं पर गिरकर तड़पने लगा और वो घोड़ा वहां से अपनी रस्सी तुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। दानिश की चीख पूरी फिजा में गूंज गई और फिर थोड़ी देर बाद वो चमकीली आंखों वाले इंसानुमा जानवर पास के जंगल से निकलकर दानिश के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उस औरत के रोने की आवाज़ अब भी फिजा में गूंज रही थी। नासिर की तबीयत ठीक नहीं थी तो फैक्ट्री से जल्दी निकल गया था और पैदल पैदल ही फैक्ट्री से अपने घर लौट रहा था। नासिर जब अपने घर के करीब आया तभी उसकी नज़र अपनी बीवी अमीना पर पड़ी जो पड़ोस में रहने वाले रईस की बीवी से लड़ने में मशरूफ थी। नासिर भी वहां पहुंच गया और अपनी बीवी की तरफ से लड़ने लगा। अरे नासिर मियाँ, तुम भी अजीब आदमी हो, बिना पूरी बात सुने अपनी बीवी की हिमायत करने लगे। नासिर के पड़ोसी रईस ने गुस्से में कहा, अरे तू अपनी बीवी को संभाल ले, देख ले कैसी जबान चलाई जा रही है। नासिर ने भड़कते हुए कहा, आप अंदर जाइए, ये लोग तो बहुत ही बेतमीज़ हैं, पता नहीं कहाँ से यहाँ बसने आ गए। रईस की बीवी ने कहा, तूने बेतमीज़ किसे बोला? तू होगी बेतमीज़ और तेरा पूरा खानदान होगा। अमीना भी रईस की बीवी पर चढ़ पड़ी थी। बाकी मोहल्ले के लोग भी ये तमाशा देखने में लगे हुए थे। अमीना अपने घर के अंदर से झाड़ू ले आई। रईस की बीवी ने ये सब देखा तो मोहल्ले के लोगों के सामने आ गई। आप लोग देख लीजिए, इन लोगों की ही गलती है, फिर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। रईस और उसकी बीवी ने मोहल्ले के लोगों से कहा। उन लोगों की भीड़ में से 2-4 बुजुर्ग लोग सामने आ गए। भाई पहले ये तो बताओ कि झगड़ा किस बात का है? एक बुजुर्ग ने पूछा। मैं नल से पानी भर रही थी और मैं जैसे ही पानी लेकर चली तो ये अमीना मुझसे टकरा गई और मेरा सारा पानी बिखर गया और उसके बाद ये मुझसे ही लड़ने लगी। रईस की बीवी ने कहा। अच्छा, और जो तुझसे टकरा कर मैं नीचे गिर गई उसका क्या? अमीना ने पूछा। तो बहन टकराई तो तुम ही थी मुझसे, मैं थोड़ी ना टकराई थी, और मेरी ही पानी की भरी हुई बाल्टी गिरी तो लड़ना तो मुझे चाहिए था। रईस की बीवी ने कहा। बस बहुत हो गया, तू बिना झाड़ू खाए बाज नहीं आएगी। ये कहकर अमीना उसके पीछे दौड़ी तो मोहल्ले के 2-4 लोग और सामने आ गए। नासिर, तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का रोज का यही तमाशा है, आए दिन का झगड़ा करते ही रहते हो। तुम लोग बिल्कुल भी इस मोहल्ले में रहने के लायक नहीं हो, सब परेशान हैं तुमसे, उन लोगों ने कहा। हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं, 6 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया है और दिमाग देखो। नासिर का मकान मालिक भी वहां आकर बड़बड़ाने लगा। अरे तुम लोगों को क्या पता कि हम लोग कितने बड़े रईस हैं। गांव में मेरे अब्बू की एक बहुत बड़ी हवेली है, वो तो ज़रा मैं शहर में रहना चाहता था इसीलिए यहाँ हूँ, नहीं तो जब मैं घोड़े पर सवार होकर यहाँ आता तो तुम सभी लोग मुझे सलाम ठोकते। नासिर ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। हाँ हाँ, बस ज़्यादा बातें मत बनाओ, हम लोगों को अच्छे से पता है कि तुम लोग कौन हो, मोहल्ले वालों ने कहा। नासिर और उसकी बीवी अमीना ने जब देखा कि मोहल्ले वाले लोग भारी पड़ने लगे हैं तो फिर थोड़ा चुप से पड़ गए। तुम सभी लोग कहते हो तो इस बार हम रईस और उसकी बीवी को माफ़ कर देते हैं, नासिर ने कहा, और फिर वो दोनों धीरे से वहाँ से खिसक गए। उसके बाद वो मोहल्ले वाले भी एक एक करके वहाँ से हट गए। ये मोहल्ले वाले ना आते तो इस बार उसे अच्छा सबक सिखा देती, अमीना ने दांत भींचते हुए कहा। हाँ ये तो है, वैसे सबा और अदीबा कहाँ हैं? नासिर ने पूछा। सब्जी लेने गए हैं, अमीना ने कहा। सबा अदीबा के साथ बाजार सब्जी लेने जा रहे थे। सबा और अदीबा दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन सबा अदीबा से 1 मिनट पहले पैदा हुई थी, इसीलिए वो हमेशा अदीबा पर बड़ी बहन होने का रौब जमाती थी। अदीबा कुछ दब्बू किस्म की थी। जब दोनों बाजार पहुंचे तो वहां सबा की नज़र चूड़ियों पर पड़ी। अदीबा देखो ये चूड़ियाँ कितनी प्यारी है ना, सबा ने अदीबा को चूड़ियाँ दिखाते हुए कहा। हाँ सबा, ये तो बहुत ही प्यारी है, अदीबा ने भी उन चूड़ियों को हाथ में लेकर कहा। अदीबा तुझसे कितनी बार कहा होगा कि मैं तुझसे बड़ी हूँ, पूरे 1 मिनट बड़ी तो तू मुझे हमेशा बाजी कहा कर, सबा ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अब से बाजी ही कहूँगी, अब तो ठीक है ना? अदीबा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ अब ठीक है, क्यों ना ये चूड़ियाँ हम ले लें, बहुत अच्छी लगेंगी, सबा ने कहा। लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं, अदीबा ने सबा के चेहरे को देखते हुए पूछा। तू सब मुझ पर छोड़ दे, सबा ने कहा, और वो चूड़ियाँ खरीद लीं। अधिकतर पैसे तो चूड़ियों में ही खर्च हो गए, अब घर के लिए सब्जी कैसे खरीदेंगे? अदीबा ने परेशान होकर पूछा। चल मेरे साथ, ये कहकर सबा अदीबा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। दोनों सब्जी के ठेले पर पहुंच गए। ये लौकी कितने की है? सबा ने पूछा।
₹2 किलो, सब्जी वाले ने जवाब दिया। सबा ने देखा तो उसके पास बस 2 चवन्नी ही बची थी। ऐसा करो कि आधा किलो लौकी तौल दो, सबा ने कहा तो सब्जी वाला लौकी तौलने लगा। सबा ने उसे पैसे दिए और लौकी ले ली। अम्मी ने तो 1 किलो लौकी के पैसे दिए थे, अब तो अम्मी बहुत नाराज होंगी, अदिबा ने घबराते हुए कहा। तू घबरा मत, बस जो भी मैं घर पर कहूँ उसी में हाँ करती रहना, सबा ने समझाते हुए कहा। दोनों फिर घर आ गए। अम्मी ये लो लौकी बस आधा किलो ही मिल पाई है, आज तो पूरे ₹4 किलो लौकी मिल रही है, सबा ने झूठ बोलते हुए कहा। ₹4 किलो, हाय अल्लाह, पूरी लूट मचा रखी है। तू मेरे साथ उस सब्जी वाले के पास चल, मैं पूछूंगी कि इतना पैसा खाकर क्या करेगा, अमीना ने भड़कते हुए कहा और फिर सबा का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी। अम्मी बहुत वक्त हो गया है, अब तो वो चला भी गया होगा। सबा ने अपनी अम्मी को टालने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, पहले उस सब्जी वाले के जाएंगे। ये कहकर अमीना सबा के साथ जैसे ही बाहर आई वैसे ही बाहर डाकिया आकर रुका। ये नासिर साहब के नाम से चिट्ठी आई है, डाकिया ने कहा। डाकिये की आवाज़ सुनकर नासिर भी बाहर आ गया। चिट्ठी मेरे नाम की, मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा, नासिर ने हैरानी से पूछा और फिर वो चिट्ठी अदिबा के हाथ में दे दी। ज़रा पढ़कर बताना कि किसकी चिट्ठी है, नासिर ने पूछा। अदिबा ने वो चिट्ठी पढ़ी। अब्बा, गांव से आई है चिट्ठी, दादा अब्बा और चचा दोनों ही नहीं रहे। ये कहकर अदिबा की आंखों में आंसू आ गए। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या हो गया है, नासिर ने गमजदा होते हुए कहा। सब अफसोस जताने लगे। सामान बांध लो, हम सब कल ही हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं, वैसे भी अब उस हमारी हवेली को देखने वाला कोई नहीं बचा है, नासिर ने अमीना से कहा। अगली सवेरे नासिर अपने पूरे परिवार के साथ गांव के लिए निकल गया। गांव के बाहर ही 2-3 तांगे वाले खड़े थे, लेकिन हवेली का नाम सुनकर कोई भी वहां तैयार नहीं हुआ। अरे भाई, हवेली जाने में तुम्हें क्या दिक्कत है, नासिर ने गुस्से में कहा। जनाब, हम में से कोई भी उस हवेली पर नहीं जाएगा, हमें तो छोड़ो बाकी, और कोई भी वहां जाने के लिए राजी नहीं होगा, उस तांगे वाले ने कहा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वहां कोई जिन्न रहता हो, नासिर ने कहा। हाँ, वहां जिन्न ही रहते हैं, उस तांगे वाले ने कहा। नासिर ने उन्हें घूर कर देखा। चलो हम सभी पैदल ही हवेली पर जाएंगे, नासिर ने उस तांगे वाले पर नजर डालकर कहा। सब फिर अपने सामान को घसीटते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद ही उनके पास एक तांगा आ गया। मैं हवेली तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे थोड़ी दूर छोड़ दूंगा और हाँ 4 पैसे ज्यादा लूंगा, उस तांगे वाले ने कहा। चल ठीक है भाई, पमन हंतान सबुन हद से न नमाल, हमें वहां ले चल, नहीं तो इतने सामान के साथ तो हमारा रास्ते में ही दम निकल जाएगा, नासिर ने कहा। और फिर सब उस तांगे में सवार हो गए। तांगे वाले ने हवेली के पास जाकर अपना तांगा रोक दिया। वो देखिए जनाब, वो रही हवेली, तांगे वाले ने इशारा करके कहा। मुझे भी पता है, मैं पहले वहीं रहता था, नासिर ने तांगे से उतर कर कहा। तांगे वाला नासिर और उसके परिवार को गहरी नज़र से देखने लगा। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ और उसने अपना घोड़ा हाँका और वहां से तेजी से अपना तांगा भगा कर ले गया। बड़ा ही अजीब आदमी था, खैर तांगे के पैसे बच गए, नासिर ने कहा। और फिर सब हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर नासिर ने सारा सामान रख दिया और उस हवेली को निहारने लगा। क्या देख रहे हो, अमीना ने पूछा। ये हवेली अब भी वैसी की वैसी ही है जैसी आज से 20 साल पहले थी, नासिर ने कहा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम ये सब छोड़कर वहां शहर में 2 कमरों के घर में कैसे आ गए थे, अमीना ने पूछा। सब बताऊंगा, पहले अंदर चलते हैं, नासिर ने कहा। और फिर सब अंदर चले गए। इतनी बड़ी हवेली, यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं, चलो अदिबा हवेली में घूमते हैं, सबा ने अदिबा से चहकते हुए कहा। और फिर दोनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली गई। दोनों ऊपर सब कमरों में घूमकर अपने रहने के लिए कमरा देखने लगी। तभी उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला जिसमें 2 बिस्तर पड़े हुए थे। हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, सबा ने कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे ये कमरा हम दोनों के लिए ही बना हो, अदिबा ने कहा। सबा ने उस कमरे के पीछे वाली बड़ी खिड़की खोल दी जहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ये जगह तो बहुत ही बड़ी है, अदिबा ने कहा। हाँ, और अब ये जगह हमारी है, सबा ने चमकती हुई आंखों से कहा। दोनों बाहर देखने लगी। पीछे एक खुला मैदान था और सामने ही छोटा सा बगीचा दिख रहा था और उसके पीछे ही एक जंगल दिखाई दे रहा था। चलो बाहर उस बगीचे को देखने चलते हैं, सबा ने अदिबा से कहा। और फिर दोनों उस हवेली से निकलकर उस बगीचे की तरफ भाग गई। अरे तुम दोनों कहाँ भागी जा रही हो, अमीना उन दोनों को देखकर चिल्लाई। जाने दो, पहली बार ऐसी जगह देखी है तो घूमने दो उन्हें, नासिर ने अमीना से कहा। बस तुम तो ऐसे ही कह दिया करो, इतना सामान है, ये सब कौन लगाएगा, बस इस घर में करने वाली तो एक मैं ही हूँ बस,
अमीना बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। अमीना एक कमरे में अपने थैले में से कपड़े निकाल कर रखने लगी कि तभी उसकी नज़र सामने लगे बड़े से आदमकद शीशे पर पड़ी। अमीना उस शीशे को गौर से देखने लगी, तभी उसे उस शीशे में अपने पीछे एक औरत का साया दिखने लगा जिसने काला लिबास पहन रखा था। अमीना ने घबराकर अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। अमीना ने वापस से शीशे को देखने के लिए गर्दन घुमाई तो वो औरत का साया अमीना के सामने आ गया। अमीना की चीख निकल गई और वो वहां से भाग खड़ी हुई। सबा और अदीबा हवेली से निकलकर पीछे की तरफ आ गए थे। वहां अदीबा एक पुरानी ईंटों से बना एक टीला देखने लगी। तू यहाँ क्या देख कर रही है? चल वहां बगीचे में चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या क्या है, सबा ने कहा और फिर अदीबा का हाथ पकड़कर वहां ले गई। वो बगीचा फलों और फूलों से भरा हुआ था। सबा गई और उसने 2 अमरूद तोड़ लिए। ये अमरूद तो बहुत ही लजीज है, लो तुम भी खाओ। सबा ने अमरूद खाते हुए एक अमरूद अदीबा को भी पकड़ा दिया। नहीं बाजी, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ ये, मैं तो बस इन फूलों को देखूंगी, अदीबा ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, सबा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। अदीबा उन फूलों को देखती हुई आगे बढ़ती रही। आगे और भी बहुत तरह के फूल खिले हुए थे। उन्हीं फूलों के बीच एक बड़ा सा सुर्ख रंग का गुलाब चमक रहा था। अदीबा ने उस गुलाब के फूल को देखा और दौड़कर उसके करीब आ गई। ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, अदीबा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। अदीबा कुछ देर तक उस गुलाब के फूल को देखती रही और फिर उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी अदीबा के हाथ में एक कांटा चुभ गया। आह! अदीबा के मुंह से निकला और उसकी उंगली से कुछ खून की बूंदें नीचे टपक गई। अचानक ही वो गुलाब का फूल काला पड़कर मुरझा गया और वहां से कुछ काले रंग का धुआं सा निकलने लगा। अदीबा को उस धुएं में एक साया सा दिखाई पड़ा और अदीबा चीखती हुई वहां से भागने लगी और वो साया उसके पीछे लग गया। अदीबा भागते हुए वो भूल गई थी कि जिस तरफ वो भाग रही है वो रास्ता हवेली की तरफ ना जाकर जंगल की तरफ जाता है। सबा ने अदीबा की चीख सुनी तो फौरन ही उसकी तरफ दौड़ पड़ी। अदीबा को भागते हुए कुछ भी होश नहीं था, वो बस भागी चली जा रही थी और वो साया लगातार उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते अचानक अदीबा किसी शख्स से टकरा गई और उस शख्स को देखते ही अदीबा के पीछे लगा साया एक तरफ मुड़कर गायब हो गया। अदीबा ने उस शख्स पर एक नजर डाली। शुक्रिया, अदीबा बस इतना ही कह पाई और बेहोश हो गई। अमीना चिल्लाते हुए नीचे भागती हुई आई और लड़खड़ा कर बस गिरने ही वाली थी कि उससे पहले ही नासिर ने अमीना को थाम लिया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नासिर ने अमीना को गुस्से से देखते हुए पूछा। वो ऊपर कोई औरत है, अमीना ने घबराते हुए कहा। यहाँ हम लोगों के अलावा और कौन होगा? चलो मेरे साथ ऊपर चलो, नासिर ने अमीना का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने को। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं छोड़ दो, अमीना ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। अब चलो भी, नासिर ने अमीना से कहा और फिर अमीना को जबरदस्ती ऊपर ले गया। ऊपर कमरे में कोई भी नहीं था। लो देखो, यहाँ पर कुछ है, बताओ। तुम्हें भी अजीब वहम हो रही है, नासिर ने अमीना को झिड़कते हुए कहा। मीना अभी भी घबराई हुई सब तरफ देख रही थी। मैंने इसी शीशे में उस औरत के साये को देखा था, अमीना ने उस आदमकद शीशे की तरफ इशारा करके कहा। नासिर ने कुछ देर तक उस शीशे को गौर से तकता रहा। तुम्हें इस शीशे से डर लग रहा है तो मैं इस शीशे को ही इस कमरे से हटा देता हूँ। ये कहकर नासिर उस शीशे की तरफ बढ़ गया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद नासिर उस शीशे को हिला भी नहीं पाया। तुम वहां खड़ी रहकर क्या कर रही हो? जरा आओ, मेरी मदद करवाओ, नासिर ने अमीना से कहा। तो अमीना भी नासिर की मदद करवाने लगी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी मजदूर को लगवाकर बाद में हटवा दूंगा, नासिर ने हाँफते हुए कहा। जरा जल्दी ही हटवा देना, मेरा दिल बैठ रहा है इस शीशे को देखकर, अमीना ने कहा। ठीक है, अब जरा कुछ खाने को बना लो, बहुत भूख लगी है, और ये लड़कियां भी पता नहीं कहाँ रह गई हैं, मैं जरा देख कर आता हूँ, नासिर ने कहा और फिर सबा और अदीबा को देखने के लिए चला गया। नासिर हवेली से निकलकर उस बगीचे की तरफ आया तो उस ईंटों के टीले को देखकर घबरा गया। ओह मेरे खुदा, ये हकीकत नहीं हो सकता, नासिर ने खुद से कहा। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखने लगा था। वो फिर तेजी से सबा और अदीबा को आवाज देता हुआ उस बाग की तरफ बढ़ गया। नासिर जब आगे पहुंचा तो उसे फूल दिखाई दिए जो कि मुरझाकर काले पड़ चुके थे। ये सब तो खत्म हो गया था और दोबारा से ये सब शुरू नहीं हो सकता, नासिर ने कहा और फिर सबा और अदीबा को आवाज देते हुए आगे उस जंगल में घुस गया। सबा अदीबा को तलाशती हुई उस जंगल तक जा पहुंची, लेकिन अदीबा उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अदीबा, सबा ने अदीबा को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अदीबा कहाँ हो तुम? सबा ने परेशान होकर कहा। तभी सबा को एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी बहन अदीबा यहाँ है। सबा ने पलट कर देखा तो अदीबा वहीं घास पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रही हो। अदीबा उठो, अदीबा। सबा ने अदीबा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अदीबा ऐसे ही पड़ी रही। कोई हमारी मदद कीजिए,
सबा ने चिल्लाकर कहा। तभी उसे अपने अब्बू की आवाज़ सुनाई दे गई। अब्बू! सबा पूरी ताकत से चिल्लाई। नासिर को सबा की आवाज़ सुनाई दे गई थी। वो तेज़ी से सबा की तरफ बढ़ गया। नासिर जब वहाँ पहुँचा तो उसने सबा को अदीबा के पास देखा। अदीबा को क्या हुआ है? नासिर ने घबराकर सबा से पूछा। पता नहीं अब्बा, मुझे बस अदीबा की चीख सुनाई पड़ी थी बस, और उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो अदीबा मुझे ऐसे बेहोश मिली, सबा ने कहा। नासिर ने अदीबा को उठाया और फिर जल्दी हवेली की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे ही सबा भी थी। नासिर अदीबा को हवेली में ले आया। अमीना ने जब अदीबा को देखा तो सब कुछ छोड़कर वो अदीबा को देखने के लिए आ गई। नासिर ने अदीबा को पलंग पर लेटा दिया। अदीबा को क्या हुआ है? अमीना ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, सबा को जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी, नासिर ने कहा। अमीना अदीबा के पास आ गई। पता नहीं क्या हुआ है मेरी बच्ची को, अमीना ने अदीबा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अदीब का माथा गर्म तवे जैसा पक रहा था। जरा देखो अदीबा का जिस्म कितना गर्म हो रखा है, आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते हैं? अमीना ने परेशान होकर कहा। अभी नहीं, पहले तुम अदीबा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखो, नासिर ने अमीना से कहा। सबा तुम जल्दी से अगरबत्ती उठा लाओ और उन्हें जलाकर अदीबा के पलंग के चारों तरफ लगा दो, नासिर ने कहा। तो अमीना और सबा जल्दी से वहाँ से चली गईं। नासिर इतना अदीबा के पास ही बैठा रहा। थोड़ी ही देर में अमीना और अदीबा आ गए। अदीबा ने तुरंत अदीबा के पलंग के चारों कोनों पर अगरबत्ती जला दी और अमीना ने अदीबा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में अदीबा का बुखार टूट गया और होश में आ गई। पानी, अदीबा ने धीरे से कहा। सबा ने जल्दी से पानी का गिलास अदीबा को दिया, जिसे अदीबा ने जल्दी से पी लिया। मैं यहाँ कैसे आई? अदीबा ने पूछा। तुम हमें जंगल में बेहोश मिली थी, नासिर ने कहा। जंगल में? लेकिन मैं तो उस फूलों के बगीचे में थी, अदीबा ने हैरानी से कहा। तुम्हें कुछ याद है कि तुम कैसे बेहोश हुई थी? सबा ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, अदीबा ने कहा। ठीक है अदीबा, अब तुम आराम करो। सबा तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, नासिर ने कहा और अमीना को इशारा करके बाहर ले आया। अदीबा के ठीक होते ही हम ये हवेली छोड़ देंगे, नासिर ने बाहर आकर अमीना से कहा। हवेली छोड़ देंगे? लेकिन क्यों? अमीना ने चौंक कर पूछा। मैं तुमसे हवेली छोड़ने को कह रहा हूँ तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर ही होगी, नासिर ने जवाब दिया। पहले तुम हम सबको हवेली में लेकर आए और अब खुद ही हमें इस हवेली से वापस ले जाना चाहते हो। आखिर ये सब माजरा क्या है? अमीना ने गुस्से में पूछा। पहले मुझे ये पता था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हुआ, नासिर ने मायूसी से कहा। मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, मुझे पूरी बात जाननी है, ये पहेलियों में बातें मत करो मुझसे। अमीना पूरी तरह से भड़क गई थी। तुम्हें पूरी बात जाननी है ना, तो चलो आओ मेरे साथ। ये कहकर नासिर अमीना का हाथ पकड़कर हवेली के दूसरी तरफ ले गया। नासिर अमीना को एक कमरे के पास ले आया जो एक बड़े ताले से बंद था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस कमरे को बरसों से किसी ने ना खोला हो। नासिर ने अपने गले में पहनी हुई चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर जंग लग चुका था। अमीना जरा जाकर थोड़ा तेल ले आओ, नासिर ने अमीना से कहा तो अमीना जल्दी से जाकर तेल ले आई। नासिर ने उस ताले में तेल डाला और फिर से उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगी। थोड़ी मेहनत के बाद वो ताला खुल गया। नासिर ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ धूल मिट्टी की गर्द जमा थी। ये कौन सा कमरा है? अमीना ने पूछा। इस हवेली से जाने से पहले मैंने अपनी सारी चीज़ें यहीं छुपा कर रख दी थी और फिर ताला लगाकर यहाँ से चला गया था, नासिर ने सब तरफ देखते हुए कहा। आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर नासिर ने एक बड़ी सी तस्वीर से कपड़ा हटाया जिसमें एक रौबदार इंसान दिखाई पड़ रहा था और उस इंसान के अगल बगल में 2 बच्चे खड़े थे। ये हैं मेरे अब्बा जो इस इलाके के ज़मींदार थे, और ये जो तुम इनके पास खड़े बच्चों को देख रही हो, ये मैं और मेरा भाई दानिश है। मेरी अम्मी दानिश के पैदा होते ही गुजर गई थी। उसके बाद हमारे अब्बा ने ही हमें संभाला, लेकिन पता नहीं किस इंसान के चक्कर में आकर अब्बा ने ये हवेली बनवाई और इसके बनते के साथ ही सब बदल गया, नासिर ने तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा। ऐसा क्या हुआ था? मुझे पूरी बात जाननी है, अमीना ने कहा। इस हवेली के पीछे जो मैदान, बगीचा और जंगल है वो सारी जगह जिन्नातों की है, नासिर ने कहा तो अमीना चौंक कर नासिर को देखने लगी। यहाँ जिन्न रहते हैं? अमीना ने घबराकर पूछा। 100 बंसाकत
हाँ, लेकिन इस हवेली में नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम इस हवेली में आए थे। हम सब इतनी बड़ी हवेली को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशियों पर किसी की नज़र लग गई। हवेली में आने के कुछ दिनों बाद ही अब्बा हम दोनों भाइयों से कुछ कटे कट्टे से रहने लगे। वो अधिकतर अपने कमरे में ही बंद रहते थे। अक्सर उनके कमरे से हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आती रहती थी। हम लोग जब भी उनके कमरे के पास जाने की कोशिश करते तो वो हमें डांट कर भगा देते। ये सिलसिला बहुत सालों तक चला। तब तक हमें ये नहीं पता था कि असल माजरा क्या है। बाद में पता चला कि वो एक औरत के जिन्न के कब्जे में आ गए थे, जो कि एक खूल नस्ल की जिन्न थी। नासिर ने बताया। ये खूल क्या है? अमीना ने बीच में टोका। जिन्नों की ऐसी नस्ल जो इंसानी खून और मांस की शौकीन है, नासिर ने बताया। ओ मेरे खुदा, अमीना ने अपने सीने पर हाथ रखकर घबराते हुए कहा। हमें बहुत बाद में इस बात का पता चला, वो भी तब जब एक मशहूर मौलवी साहब हमारी हवेली पर आए। उन्होंने हमारी हवेली पर कदम रखते ही बता दिया था कि हम्मा हवेली पर जिन्नातों का साया है। उन्हीं के कहने पर मैंने कुछ ऐसे काम किए जो मेरे अब्बा को नागवार गुजरे, लेकिन उस जिन्न से छुटकारा मिल गया। अब्बू मुझसे इतनी नफरत करने लगे थे कि उन्होंने मुझे इस हवेली से निकाल दिया और उसके बाद मैं शहर चला गया, नासिर ने बताया। अब तो उस औरत का जिन्न यहाँ से जा चुका है, तो अब यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? अमीना ने पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसीलिए मैं उस चिट्ठी को पढ़कर सब सामान लेकर तुम सबके साथ यहाँ आ गया था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो सब अब भी यहीं कहीं आस पास ही हैं, नासिर ने कहा। तब तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, अमीना ने फिक्र करते हुए कहा। हाँ, बस एक बार अदीबा ठीक हो जाए, फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। फ़िलहाल तो हमें बच्चों के पास जाना चाहिए, नासिर ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, अमीना ये कहकर कमरे से बाहर आ गई। नासिर ने एक बार उस कमरे में सब तरफ नजर घुमाकर देखा और फिर वो भी उस कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने ताले को वापस उस कमरे में लगा दिया। दोनों फिर सबा और अदीबा वाले कमरे में आ गए। सबा और अदीब दोनों गहरी नींद में सोई हुई थी। अमीना ने अदीबा का जिस्म छू कर देखा तो वो अब सही लग रहा था। चलो इन्हें अब सोने दो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नासिर ने अमीना से कहा और फिर दोनों उनके कमरे से बाहर आ गए। मीना और नासिर के वहाँ से जाते ही खिड़की से एक साया सबा और अदीबा के कमरे में आ गया और अदीबा के पास आकर उस उंगली को चबाने की कोशिश करने लगा जिसमें कांटा चुभा था। बाजी क्या कर रही हो? अदीबा नींद में ही कसमसाती हुई बोली। तभी उस साय ने, अदीबा के बाजी दर्द हो रहा है, मेरे तेजी से काटा। अदीबा चिल्लाकर उठ गई। उसने देखा तो वहां कोई नहीं था और सबा सामने ही अपने बिस्तर पर सोई पड़ी थी। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी जहां से एक साया कूद रहा था। उस साय का खौफनाक चेहरा देखकर अदीबा सदमे में आ गई और फिर से बेहोश हो गई। सुबह को जब सबा की नींद खुली तो उसकी नज़र अदीबा पर पड़ी। अदीबा का हाथ बिस्तर से नीचे लहरा रहा था और खून की कुछ बूंदें अभी भी फर्श पर बिखरी पड़ी थी। अदीबा सबा उठी और फिर जल्दी से अदीबा के पास आई तो उसके हाथ पर एक गहरा घाव हो रखा था और सबा पीली जर्द हुई पड़ी थी। अम्मी अब्बा, सबा तेजी आवाज में चिल्लाई। मीना और नासिर सबा की आवाज सुनकर भागे हुए वहां आ गए। अम्मी, अदीबा को देखिए ना, इसके हाथ पर कितना बड़ा जख्म हो रखा है, सबा ने घबराते हुए कहा। अमीना ने उस घाव को देखा और फिर अदीबा को छू कर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो रखा था। अमीना ने घबरा कर नासिर की तरफ देखा। नासिर ने जल्दी से अदीबा के पास आकर उसे छू कर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया था। नासिर ने फिर अदीबा की नब्ज टटोल कर देखी तो वो बिल्कुल शांत पड़ी थी। ये देखकर नासिर के हाथ कांप उठे। मैं डॉक्टर को लेकर लेकर आता हूँ, नासिर ये कहकर हवेली से तेजी से निकल गया। मीना और सबा वहीं अदीबा के पास बैठकर अफसोस करने लगे। नासिर गांव में पहुंचा लेकिन वहां कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे डॉक्टर का पता मिल पाया। नासिर डॉक्टर के घर पहुंच गया और उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग से आदमी ने दरवाजा खोला। बोलो क्या बात है? उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा। मुझे डॉक्टर से मिलना है, नासिर ने हाँफते हुए कहा। मैं ही इस गांव का डॉक्टर हूं, बोलो क्या हुआ है? उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा। डॉक्टर, खुदा के लिए मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी का जिस्म एकदम ठंडा पड़ चुका है, वो बेहोश है, नासिर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं चलने को तैयार हूं, मुझे बताओ कहाँ चलना है? उस बुजुर्ग आदमी से नासिर से पूछा। बस इसी गांव के किनारे पर जो हवेली है वहां चलना है, नासिर ने कहा। हवेली का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक खौफ सा दिखाई देने लगा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को नहीं देख पाऊंगा, उस आदमी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। नासिर ने दरवाजा अपने हाथ से पकड़ लिया। डॉक्टर, आप जो कहोगे मैं वो सब करूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करने को भी तैयार हूं, लेकिन बस एक बार मेरी बेटी को देख लो, ये कहकर नासिर बार बार उस डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगा। नासिर की बात सुनकर वो आदमी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। ठीक है, तुम अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ जाओ,
उस आदमी ने कहा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। नासिर उसकी बात सुनकर दौड़ता हुआ हवेली की तरफ बढ़ गया। बा का जिस्म जर्द होने के बाद अब काला पड़ने लगा था। अमीना बार बार अदिबा के हाथ में बने जख्म पर पट्टी बांधती, लेकिन बार बार पट्टी ढीली होकर अपने आप ही उतर जाती। सबा तेल से अदिबा की मालिश करने लगी थी। इतने में नासिर कमरे में आ गया। मैं अदिबा को डॉक्टर के ले जा रहा हूँ, ये कहकर नासिर ने अदिबा को अपनी गोद में उठाया और फिर वहां से तेजी से चला गया। अम्मी, अदिबा बच तो जाएगी ना? सबा ने मायूसी से पूछा। खुदा सब ठीक करेगा, अमीना ने अपनी भीगी हुई आंखों से कहा। नासिर अदिबा को लेकर उस आदमी के यहाँ आ गया। पीछे वाले दरवाजे पर आओ, उस आदमी ने ऊपर से झांक कर कहा। नासिर अदिबा को लेकर पीछे वाले दरवाजे पर आ गया। उस आदमी ने दरवाजा खोला, फिर एक बार सब तरफ देखा और फिर नासिर को जल्दी से अंदर घुसा लिया। इस लड़की को यहाँ लेटा दो, उस आदमी ने एक पलंग की तरफ इशारा करके कहा। नासिर ने अदिबा को वहां लेटा दिया। वो आदमी अदिबा को जांचने लगा। तभी उसकी नज़र उस घाव पर पड़ी और वो उस घाव को गौर से देखने लगा। ये घाव इसके कैसे हुआ? उस आदमी ने पूछा। पता नहीं, कल तक बस इसके एक कांटा चुभा था और फिर रात रात में ये घाव हो गया, नासिर ने कहा। वो आदमी उस घाव को गौर से देखने लगा और उसकी आंखें फैलती जा रही थी। माफ करना, लेकिन इस लड़की का इलाज नहीं हो पाएगा। कुदरती तौर पर ये मर चुकी है। बाकी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा ये कहना ठीक तो नहीं लगेगा, लेकिन हो सके तो इसे किसी अच्छे मौलवी को दिखा लो, शायद ये बच जाए, उस आदमी ने कहा। नासिर उस डॉक्टर की बात से समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा, तुम कुछ तो कर ही सकते हो, नासिर ने कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कर वो आदमी खिड़की पर आ गया और बाहर देखने लगा। शाम ढलने लगी थी। सूरज डूब रहा है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे यहाँ से ले जाना होगा, उस आदमी ने कहा। वो लगातार कुछ पढ़ता जा रहा था। तुम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो, है ना? नासिर ने उस आदमी को गहरी नज़र से देखते हुए पूछा। मैंने कहा जाओ, उस आदमी ने जोर देकर कहा तो नासिर उसे देखता हुआ अदिबा को लेकर वहां से निकल गया। उधर हवेली में सबा और उसकी अम्मी अमीना बेसब्री से नासिर का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक नीचे रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी। ज़रूर चूहे होंगे, मैं देख कर आती हूँ, अमीना ने कहा। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ अम्मी, ये कहकर सबा भी अपनी अम्मी के पीछे हो ली। दोनों जब नीचे रसोई में पहुंचे तो सब बर्तन बिखरे पड़े थे। लगता है घर में कोई जानवर घुस गया है, अमीना ने सब तरफ देखते हुए कहा। तभी सबकी नज़र उस औरत के साए पर पड़ी जो कि ठीक अमीना सिर ऊपर रखी अलमारी पास खड़ी थी। सबा उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। अम्मी, सबा ने धीरे से कहा, घबरा कर कहा। सबा की नज़रें उसी औरत पर टिकी थी, लेकिन अमीना इन सब बातों से बेखबर सारे बर्तनों को करीने से लगाने में लगी हुई थी। उस औरत के साए के हाथ उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगे थे। अम्मी हट जाइए, सबा ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर वो अलमारी तेजी से नीचे आकर चकनाचूर हो गई। अमीना ने घबरा कर सबा को देखा। अम्मी, यहाँ कोई तो बुरा साया है, ये सब कर रहा है, सबा ने डरते हुए कहा। अमीना ने कुछ नहीं कहा, वो बस सबा को लेकर वापस ऊपर कमरे में आ गई और कमरे के दरवाजे को अच्छे से बंद करके बैठ गई। सबा, जल्दी से अगरबत्ती जला लो, अमीना ने कहा तो सबा ने अगरबत्ती जलाने के लिए पास ही में रखी माचिस को उठा लिया। बिजली के बल्ब की वजह से वहां काफी रोशनी थी। तभी एक तेज आवाज के साथ वो बल्ब फूट गया और सब तरफ गहरा अंधेरा हो गया। जल्दी से माचिस जलाओ, अमीना ने घबराते हुए कहा। सबा ने जल्दी से माचिस की तिल्ली जलाकर रोशनी की और उस रोशनी में घबरा कर देखने लगी। वो तिल्ली जलकर बुझ गई तो सबा ने जल्दी से दूसरी तिल्ली जला ली। तभी किसी फूंक मारकर उस तिल्ली को बुझा दिया और फिर उस कमरे में से हंसने की आवाज़ें आने लगी। अमीना ने सबा का हाथ पकड़ा और तेजी से उस कमरे से बाहर आ गई और फिर उस कमरे को कसकर बंद कर दिया। सबा ये सब देखकर रोने लगी थी। डरने की ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची, मैं तेरे पास हूँ, अमीना ने ये कहकर सबा को अपने सीने से लगा लिया। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा छाया था, लेकिन चांद की मध्यम रोशनी में रास्ता ठीक से दिखाई दे रहा था। उस गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं हो। नासिर सब बातों से बेखबर आदिबा को अपनी गोद में लिए हुए पैदल ही हवेली की तरफ लौट रहा था। तभी नासिर को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नासिर ने पलट कर देखा तो दूर तक सिवा सुनसान सड़क के कुछ भी नहीं था। नासिर फिर से वापस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। आदिबा का हाथ नीचे लहरा रहा था। तभी किसी ने आदिबा का हाथ नीचे खींच लिया और नासिर अचानक मुंह के बल नीचे जा गिरा। उसने घबरा कर सब तरफ देखा तो उसकी नजर सामने एक जानवर पर पड़ी जो आदिबा के हाथ को मुंह से अपनी ओर खींच रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। नासिर ने उस जानवर के मुंह पर एक भरपूर लात दी तो वो जानवर बिलबिलाकर पीछे हट गया और फिर आदिबा को उठाकर तेजी से हवेली की ओर दौड़ने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पीछे आ रही आवाज से साफ ये एहसास हो रहा था कि वो जानवर अकेला नहीं है। दौड़ते दौड़ते नासिर का सांस फूलने लगा था। सामने ही हवेली दिखाई देने लगी थी। थोड़ी ही देर में पीछे से आ रही आवाज हल्की पड़ने लगी। नासिर दौड़कर हवेली के दरवाजे पर आ गया। तभी नासिर को हल्का सा एक झटका सा लगा, लेकिन नासिर बिना उसकी परवाह करे हवेली के अंदर आ गया।
बिजली दोबारा आ गई थी और सब जगह फिर से रोशन हो गई थी। सबा की कंपकपी छूट रही थी। अमीना ने सबा को अपने सीने से ही लगा रखा था। दोनों अभी उस कमरे से बाहर ऊपर ही खड़े थे, लेकिन उन दोनों की नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी नीचे उन्हें कुछ आहट सुनाई दी तो अमीना ने हिम्मत करके नीचे झांक कर देखा तो नासिर दरवाजे से हवेली के अंदर आ रहा था। अमीना नासिर को देखकर तुरंत सबा के साथ नीचे आ गई। नासिर का चेहरा बिल्कुल सपाट हो रखा था और आदिबा उसकी गोदी में ऐसे ही बेजान पड़ी थी। क्या हुआ, आदिबा ठीक तो है ना? अमीना ने नासिर का चेहरा देखते हुए पूछा। नासिर बस चुप ही रहा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अमीना ने घबरा कर पूछा। अम्मी। सबा ने घबरा कर नीचे इशारा किया तो अमीना की नजर उधर पड़ी। आदिबा का हाथ नीचे लहरा रहा था और उसके हाथ पर बने घाव से खून टपक रहा था। अमीना ने और पास जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। नासिर के पीछे कोई जानवर छुपा हुआ था और जैसे ही आदिबा के हाथ से खून टपकता वैसे ही वो अपनी जीभ निकालकर उस खून को पी लेता। ये तुम्हारे पीछे कैसा जानवर है? अमीना ने जैसे ही चिल्लाकर कहा वैसे ही वो जानवर भागकर एक तरफ भागकर छिप गया। सभी जल्दी से ऊपर चलो, नासिर ने चिल्लाकर कहा और फिर सबको साथ लेकर ऊपर बढ़ गया। चलो जल्दी से अंदर चलो, नासिर ने उसी कमरे के दरवाजे को खोलकर कहा। अमीना ने घबरा कर सबा को देखा और फिर अंदर चली गई। अंदर वो बल्ब वैसे ही जल रहा था। ये बल्ब तो फूट गया था, सबा ने दबी जबान में कहा। नासिर ने आदिबा को पलंग पर लेटा दिया और उसके चेहरे को निहारने लगा। अमीना और सबा भी नासिर के पास आ गए। तुम यही तो पूछ रही थी ना कि आदिबा ठीक है या नहीं, तो फिर सुनो, हम लोगों ने आदिबा को लगभग खो दिया है, नासिर ने कहकर आदिबा को एक चादर से ढक दिया और दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू पोंछने लगा। नासिर की बात सुनकर अमीना पछाड़ खाकर गिर पड़ी और रोने लगी। सब मेरी ही गलती है, मुझे आदिबा को उस बगीचे में लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, सबा ये कहकर चीखें मारकर रोने लगी। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम लोगों को यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, नासिर ने रोते हुए कहा। तभी एक तेज आवाज के साथ उनके कमरे की खिड़की खुल गई। खिड़की की तेज आवाज के साथ ही सब लोग घबरा पड़े। नासिर ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा तो बाहर शायद मौसम खराब हो रहा था, तेज हवाएं चल रही थीं। नासिर ने जल्दी से खिड़की कसकर बंद कर दी और वापस उन लोगों के पास आ गया। तभी अचानक से लाइट चली गई। लाइट के जाते ही सबा तुरंत घबराकर अपनी अम्मी से चिपक गई। नासिर ने जल्दी से अपनी जेब में पड़ा लाइटर जला लिया और रोशनी करने के लिए लैंप तलाशने लगा। लैंप पास की ही अलमारी के ऊपर रखा था। नासिर ने अलमारी से उस लैंप को उतार कर जलाया ही था कि तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। नासिर ने कमरे के दरवाजे पर जाकर बाहर की आहट लेने लगा। अब्बा, खुदा के लिए बाहर मत जाना, सबा ने घबराते हुए कहा तो नासिर वापस उन लोगों के पास आ गया। बाहर जो आवाजें आ रही थी वो अब उनके कमरे के बिल्कुल बाहर से आने लगी थी। तीनों टिकटिकी लगाए उस कमरे के दरवाजे को ही देख रहे थे, जो कि लगता था कि किसी भी लम्हे में खुल जाएगा। तभी एक बार फिर से तेज आवाज के साथ वो खिड़की खुल गई और उस खिड़की से आए एक तेज हवा के झोंके ने उस लैंप को गिरा दिया और एक बार फिर से उस कमरे में अंधेरा छा गया। सबा और अमीना ये सब देखकर चीखने चिल्लाने लगे। तभी लाइट फिर से आ गई और वो कमरा फिर से रोशन हो गया। नासिर ने जल्दी से वो खिड़की दोबारा बंद कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी अभी बाकी है, इस कहानी का दूसरा भाग परसों रात 9 बजे मेरे चैनल पर आप सभी को सुनने को मिल जाएगा। तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैं इस कहानी का दूसरा भाग डालूं तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूं परसों रात 9 बजे।